तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। वैसे ही राखी जी, लास्ट वीडियो में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुका था, है ना, नेशनल पार्टीज के। एंड ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मुझे एक नया वीडियो बनाना पड़ा, है ना। तो अब कुछ इशू हो गया था, दैट्स व्हाई। इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर, है ना। हमने नेशनल पार्टीज समझा क्या होता है। 6% ऑफ टोटल सीट्स चाहिए लोकसभा इलेक्शंस में, है ना, इन ऑलमोस्ट 4 स्टेट्स को मिला के। ओके। अब हमने बीजेपी के बारे में समझा, है ना, थोड़ा और उसके बारे में समझते हैं। इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, अब बीजेपी के बारे में है, इट वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडिया, by drawing inspirations from India, ancient Indians, Asian culture and values, nationalist, hmm, culture and values, culture nationalism, हिंदुत्व in important elements in the concept of India। मतलब वही है कि जो important जो values है इंडिया की पुराने समय से, उसको एक बेसिक वैल्यू देना, है ना। हमारे हेरिटेज एंड डिग्निटी देना हमारे कंट्री को, उसका बेसिक एम था। 1998 में वो पावर पे आई, है ना, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज से, है ना। लॉस्ट वो 2004 में लॉस्ट इलेक्शन लॉस कर दी थी, है ना। बट 2014 से एंड 2019 में वो क्लियर मेजोरिटी से विन भी करी इलेक्शन, है ना। और अभी भी बीजेपी ही चल रही है हमारे इंडिया में फिलहाल 2022 में। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑलरेडी नोन, पता होगा, पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, फाउंडेड इन 1885। ये सबसे कम से कम बहुत ही पुरानी पार्टी है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, काफी वर्ल्ड में अगर कंपेयर किया जाए। अ सेंट्रिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, पार्टी एस्पुगस सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। बेसिकली बहुत टाइम से हमारे इंडियन स्ट्रगल से भी काफी इसकी हेल्प मिली है। आईएनसी के थ्रू ही जो पीपल को एक प्लेटफॉर्म मिलता था कि ताकि लोग वो अपने आइडियाज बता पाए लोगों तक, है ना। नेशनलिज्म जो है कंट्री में डाल सके, है ना। तो उसके बेसिस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। उसके बाद आता है, हम्म सो है ना, emerged as largest party with 145 seats in लोक सभा 2004, है ना। अभी बताया 2004 में बीजेपी हारी, यानी 2004 में इंडियन आईएनसी जो थी वो जीती। फिर 2014 से लेकर अभी तक के फिलहाल वो हार रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो करंटली चल रही है, वो जीत चुकी थी। अब कुछ नेशनल पार्टीज जैसे और भी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, है ना। उसके बाद भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो इंपॉर्टेंट पार्टीज है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है स्टेट पार्टीज मतलब रीजनल, हर एक स्टेट्स में जो पार्टीज फॉर्म होती है उनका। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, 6 निकल, मतलब हर एक स्टेट्स में अगर वो 6% ऑफ टोटल वोट्स के नाम से इलेक्शन जीती, है ना, और कम से कम 2 सीट्स उसने अब विन कर ली लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो एक स्टेट पार्टी के नाम पे रिकॉग्नाइज हो गए। Some of the regional parties like समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल, है ना, ये सब कुछ है, ये बहुत ही जाने माने नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी यूनिट्स सेवरल स्टेट्स में भी है। अब इनके चैलेंजेस क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेजर चैलेंजेस क्या, इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज, जो इनकी डेमोक्रेसी है अंदर ही अंदर उनके लैक में। हम देखो इस पैराग्राफ का मतलब समझाता हूँ कि अगर जैसे कांग्रेस है ना, उसके उसका कोई कैंडिडेट खड़ा होना है, तो बेसिकली क्या होगा, जो उनके लीडर्स होंगे वो अपने रिलेटिव्स है ना, या जो उनके जाने माने लोग हैं, उन्हीं को उन लोग बोलेंगे कि आप कैंडिडेट खड़े हो। कोई ऐसे प्रॉपर डेमोक्रेटिक या एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, यहाँ बेसिकली नेपोटिज्म होगा। आई डोंट से कि यही है ना, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, नो हेट टू एनीवन, है ना। तो ये ऐसे यहाँ पर कोई जनरली पार्टीज में, चाहे बीजेपी हो गया, हम तो यहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, अपना नेपोटिज्म के तौर पे ज्यादातर होती। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये एक चैलेंज है ना। उसके बाद क्या होता है, ताकि हमें एक बेटर कैंडिडेट मिले। सेकंड चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन व्हिच इज रिलेटेड टू फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स ऑफ द। अब कई जो लोग होते हैं वो ट्रांसपेरेंट जो होते हैं प्रोसीजर, आपका जो भी सेलेक्ट करना है लोगों को,
वो ट्रांसपेरेंट तौर पे नहीं होता है, वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह रोक दिया जाता है कि पीपल ना देख पाए कि कैसे जो है हम लोग अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। एक दीवार खड़ी हो जाती पीपल और उनके बीच में, जिसकी वजह से पीपल को एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता उस पार्टी के प्रति कि भाई वो तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या ये हमारी मदद करेगी भी कि नहीं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम्म, फिर आता है भाई और क्या पार्टीज है ना, दोज हु हैपन टू बी लीडर इन पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज ऑफ पीपल। जैसे वही बता, फैमिली के मेंबर, जैसे पहला जो लीडर है उसका, फिर उसका बेटा होगा, फिर शायद उसका और, या उसका बेटा नहीं तो दोस्त, ऐसे ऐसे करके जो एक फैमिली ट्री की तरह जो चलता है कि ये लीडर बनेगा। तो एक आपको क्या है, हर जो लीडर है क्या पता उतना क्वालिफाइड नहीं है, उसके अलावा जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन है वो क्वालिफाई है, लेकिन उसको फैमिली ट्री में चेंज में नहीं आता, इसलिए उसको चांस नहीं मिला। वरना अगर वो लीडर बन जाए तो शायद इनसे और बेटर कर सके। तो ये होनी चाहिए कि आपको ऐसे अपने जान पहचान के हिसाब से कोई भी पार्टी फॉर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब कैंडिडेट चूज नहीं करने चाहिए। The third challenge is the growth of money and muscle power in parties, especially during elections. Parties tend to nominate candidates who have or candidate rates are low, मतलब उन्हीं, देखो पार्टीज उन्हीं कैंडिडेट को टिकट्स देंगी जिनके पास खूब पैसा होगा, जितना पैसा हो उन लोग और धूमधाम से इलेक्शन करेंगे ताकि उनको फेम प्रोवाइड हो, लोगों को विश्वास मिले कि हाँ भाई ये इतना फेम कर रहे, इतना उत्साह है इसके अंदर, तो ये अच्छा पार्ट कैंडिडेट हो सकता है। वहीं अगर कोई थोड़ा मिडिल क्लास हो, वो उतना अच्छा कैंडिडेट नहीं हो, बट वो एजुकेशन में उसके एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छे हों उससे, तो इस बेसिस में जो अमीर है उसी को मिलेगा, क्योंकि लोग उसको ज्यादा उसकी फेम है एज कम्पेयर टू वो मिडिल क्लास, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है ताकि वो इतना बड़े बड़े इलेक्शंस कंटेस्ट करे, अपने कैंपेन्स चलाए, जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता और ये लोग ऐसे लोग को टिकट देके नॉमिनेट कर देते हैं, है ना। उसके बाद और देखते हैं। हम्म, उसके बाद क्या है, फोर्थ चैलेंज इज दैट पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंट। अब देखो इतनी सारी पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, आम जनता पार्टी, इनके बीच में क्या होता है कि ना इनके बीच में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होता, कुछ माइनर डिफरेंस होता है जिनसे कुछ खास फर्क नहीं होता। बाकी बेसिकली काम तीनों लगभग सेम ही करती, जिसकी वजह से जो लोग, मैं इन्हीं पार्टीज की नहीं सबकी बात करूं, जिनकी वजह से लोगों को एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं मिलती कि भाई इसको ले, इसको ले, इसको ले, तो ये लगभग सभी एक ही तरह से काम करती, तो ये पीपल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि पार्टीज को एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करना चाहिए, एक नए इनोवेटिव आइडियाज लाने चाहिए। अब स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, अब क्या क्या स्टेप्स है जिनको चेंजेस ला सकते हैं हम लोग। एक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। ये क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू प्रिवेंट एमपीज एंड एमएलएस फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इंडल्जिंग इन डायरेक्शन टू बिकम मिनिस्टर्स or for cash rewards. The law says that if any MP or change a party, then he or she will lose its seat. अगर मान लो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ ऐसा होता है कि आपका ही कोई कैंडिडेट एमपी या लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई मेंबर बन गया, है ना। अभी जो मेंबर बनने के बाद ये पार्टी चेंज कर रहा है ना, अगर कोई दूसरी पार्टी इनको ज्यादा पैसे ऑफर कर रही है, तो ऐसे में तो क्या, जिस पार्टी के साथ वो ऑलरेडी था उसकी वजह से वो इलेक्शन जीत गया, अब वो पैसे की तरफ जा रहा है, तो इस पार्टी का तो पूरा लॉस ही हुआ, है ना। सीट भी उसकी वजह से बर्बाद हो गई, है ना, उसको ज्यादा पैसा जा रहा है, दूसरी पार्टी के साइड भी हो गया। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ निकाला कि अगर कोई भी जो एमएलए या इलेक्शन कमीशन के साथ, कि कोई भी एमएलए या एमपी जो अगर वो पार्टी चेंज करते, तो अगर पार्टी चेंज करते तो जो सीट वो पहले उसके पास थी वो उसकी लूज हो जाएगी, उसको छोड़नी पड़ेगी सीट। वरना ऐसे नहीं कि आप सीट भी ले लो, पार्टी भी चेंज कर लो, पैसे भी ले लो, तो ये सब नहीं। अब डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस, अब जो भी है, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी क्या प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो, क्या क्या उसके पहले तो कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। तो ये सब जो चीजें पब्लिक में ट्रांसपेरेंसी आती है ताकि पब्लिक को पता चले कि किस टाइप का इंसान है, कितनी इसकी प्रॉपर्टी है, किस अमीर है, गरीब है, केसेस तो इसके नहीं अगर है तो हम इसको नहीं बनाएंगे, है ना, कि इसका मवाली वगैरह में केसेस चल रहे तो ऐसे को नहीं बनाएंगे। फिर होता है फाइल ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अब ये भी होता है कि ये जो पार्टी है अगर ये खुद करप्टेड निकला, है ना, तो हम इसको क्यों दे, तो पूरा देश करप्ट कर देगा। पहले तो ये भी देखना चाहिए कि जो इनकम टैक्स जितना इसकी पेमेंट है उसके 30% जो है ये अपना ऐसा इनकम टैक्स देता है कि नहीं, अगर नहीं देता उसी को रख लेता है, तो एज ए तो ब्लैक मनी रखता है, करप्टेड है ये, तो इस करप्टेड पार्टी को हम क्यों दें। तो ये सब जो चीजें पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए एकदम एज इट इज पहुंचनी चाहिए, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए,
ताकि पब्लिक को भी पता चले कि जिस पार्टी को हम लोग वोट दे रहे हैं वो सही है कि नहीं। फिर सजेशंस, कुछ सजेशंस है, अ लॉ शुड बी मेड to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for to maintain a registration of in memory members to follow its own constitution. अब जो है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको जितने भी मेंबर्स उनको एक ना हर एक चीज का डिटेल चाहिए कि वो जो मेंबर है वो कैसा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे प्रॉपर्टी, इनकम टैक्स, जितनी भी चीजें, उनका एक रिटर्न चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉज है उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो अगर वही फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे कैंडिडेट बनेंगे अच्छे और देश को कैसे चलाएंगे। तो कुछ सजेशंस है जो आप लिख सकते हो, इसको आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। फिर लास्ट अपना आता है अब क्या क्या और क्या क्या हो सकता है। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन। अब ये भी होता है कि सिर्फ आप मैन को ऐसे मैन को डोमिनेटिंग बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में कि मैन ज्यादा एक्सपीरियंस होते, पर ऐसा नहीं होता। फीमेल्स भी कंधे से कंधा मिला रही, उनको भी मालूम है कई सारी चीजों के बारे में। तो जितने भी आप टिकट्स दे रहे हो उसमें से कम 1/3% तो वुमेन्स के नाम पे होना ही चाहिए, एक रिजर्व होना चाहिए, ताकि वुमेन को एक भी राइट मिले और उनको एक स्टेबिलिटी फॉर्म हो उनके अंदर भी। There should be state funding of election. The government should give money to political parties to support their elections expense on the basis of votes secured in the last elections. There should be state funding of election. जो जितने भी आप इलेक्शन कर रहे हो उसमें से जो गवर्नमेंट कुछ फंड्स करना चाहिए कुछ इलेक्शन के, जिनके पास उतना पैसा नहीं रहता, ऑन द बेसिस कि वो पिछले साल कितने इलेक्शंस वोट सिक्योर किए। अगर बहुत अच्छा सिक्योर करे तो उनको थोड़ा और वोट देंगे, ताकि मतलब उनका रिकॉर्ड अच्छा, अगर अच्छा वोट सिक्योर करते रहे यानी वो अच्छे रिकॉर्ड है, जनता उनको अच्छा समझती है, तो उनके लिए वो फंड करे। और ऐसा है जो लगातार हार ही रहा है, वो कुछ काम भी नहीं करता, उसका रिकॉर्ड भी बेकार है, तो ऐसे लोग पे सरकार को पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, ऐसे लोग पे करना चाहिए जिनका जो पिछले साल का लास्ट हिस्ट्री का जो रिकॉर्ड है वो एकदम वैलिड और फेयर होना चाहिए, ताकि पता चले कौन सी जो पार्टीज है वो ज्यादा अच्छे से हो सके, उसी में बस उन लोग पैसा डाले, वरना सरकार का पैसा ऐसे ही जाएगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें थी और जो कुछ क्वेश्चन, कुछ रोल्स क्या है उनके पॉलिटिकल पार्टीज के, ये सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग जरूर लिखिएगा, है ना, कि ताकि आपको पता चले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर से आ रही। सो दैट्स इट, हमने इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।